स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो, थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग का चल रहा था। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ? क्या कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में शायद एंट्रोपी चेंज के बारे में बता रहे थे। यस। चेंज इन एंट्रोपी बहुत सारे प्रोसेस का लिखाए थे फॉर्मूला, लिखाए थे ना? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा हो गया, आइसोकोरिक के लिए। तो एक बार फिर से हम लिख देते हैं जो चेंज इन एंट्रोपी। आवाज आ रहा है सबको? हेलो? यस सर। हाँ, तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो सारे प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ये होता है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला था जो कि सारे प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा। अब स्पेसिफिकली अगर अलग अलग प्रोसेस है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे सबसे पहला तुम लोग को बताए थे, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो T1 इक्वल टू T2 हो गया तो 1/1 ये ln1 आ जाएगा। और ln1 का वैल्यू क्या होता है? ln1 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया। तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? सिर्फ ये बच जाएगा nR ln(V2/V1). ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, मॉडिफाई हो गया। इसको बहुत जगह देखोगे लॉग के टर्म में भी होता है। तो लॉग के टर्म में हम लोग इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन आर। अब ये लॉग आ गया, लॉग आ गया मतलब बेस 10 है यहाँ पे। ठीक है, एल था तो वहां बेस ई था, लॉग में बेस यहाँ पे 10 है। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में एक और चीज होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ का रिलेशन यूज कर सकते हो, P1V1 इक्वल टू P2V2 बोल सकते हैं हम लोग आइसोथर्मल में। यस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V2/V1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है प्रेशर के टर्म में? P1/P2। P1/P2। तो इसका दूसरा फॉर्म डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR। ये बता चुके हैं लास्ट क्लास में। लॉग ये हो जाएगा P1/P2। प्रेशर के टर्म में करोगे तो P1/P2, वॉल्यूम के टर्म में लॉग V2/V1 हो जाएगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए था चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, ये सब लिख चुके हो ना तुम लोग? लास्ट क्लास में तो बता ही थे। बताओ आइसोकोरिक सर NCV ln T2/T1। क्योंकि इसमें V1 इक्वल टू V2 आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है V1 V2 सेम हो जाएगा V1 इक्वल टू V2। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सिर्फ कौन सा टर्म बच जाएगा? NCV ln T2/T1। ठीक है, इसको भी लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो 2.303 से मल्टीप्लाई करके। 2.303 NCV ln T2/T1। चलो, तीसरा है आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में भी तुम लोग को बताए थे, आइडियाबैटिक प्रोसेस में जाएगा Q का वैल्यू 0 होता है, DQ 0 होता है ना, चेंज इन हीट। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी का फॉर्मूला था DS इज इक्वल टू, हम लोग एंट्रोपी कैसे निकालते थे? DQ का इंटीग्रेट करते थे हम लोग। यही चेंज इन एंट्रोपी ऐसे ही निकालेंगे ना, DQ/T का इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ पे देखोगे DS का इंटीग्रेट करोगे तो ये डेल्टा एस आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। और DQ यहाँ पे 0 है तो उसका इंटीग्रेशन अगर करोगे भी तो वो तो 0/T क्या हो जाएगा? वो 0 ही रहेगा। तो चेंज इन एंट्रोपी आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है, मतलब एंट्रोपी चेंज नहीं होता आइडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया आइडियाबैटिक। चौथा कौन सा प्रोसेस बचा हुआ है? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसमें भी तुम लोग को बता चुके थे, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो कैसे हम लोग लिखेंगे? जो जनरल फॉर्मूला है उसमें P वाला टर्म नहीं आ रहा है, प्रेशर वाला टर्म नहीं आ रहा है।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे तुम लोग को प्रेशर कांस्टेंट पे हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर तुम लोग को बताया एनसीपी डीटी होता है, एनसीपी डेल्टा टी होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीपी डीटी, लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। तो यहाँ पे देखो जब चेंज इन एंट्रोपी करोगे डीएस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डी क्यू बाई टी, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी क्यू के जगह हम लोग क्या पुट कर दिया, डीएस का इंटीग्रेशन या डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी आ गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एन, डी क्यू के जगह हम लोग पुट कर दिए एनसीपी डी टी और डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया डेल्टा एस, एनसीपी ये कांस्टेंट है, एनसीपी बाहर आ गया, dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग dt बाई टी इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा इंटीग्रेशन, और लिमिट पुट करना है t1 से t2, बताओ बताओ। LNT। ln t, तो ये हो जाएगा ncp ln t, और लिमिट पुट करोगे t2 बाई t1 तो t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा ln t2 बाई t1। तो ये चेंज इन एंट्रोपी हो गया आइसोबारिक प्रोसेस में, लॉग में कन्वर्ट करोगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एनसीपी लॉग T2 बाय T1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आइसोबारिक प्रोसेस। देखो डिफरेंस है आइसोकोरिक प्रोसेस में NCV बाई T1 है, दिख रहा है ना यहाँ पे, आइसोकोरिक प्रोसेस का जो चेंज इन एंट्रोपी है ये क्या है NCV बाई T1 है ना, और यहाँ पे क्या है आइसोबारिक प्रोसेस में NCP बाई T1, ये दोनों डिफरेंट होता है ना, हीट कैपेसिटी दो फॉर्म में हम लिखते हैं, एक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो बता चुके हैं इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, आर आर के इक्वल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो सीपी और सीवी सेम मत समझ लेना, वो अलग अलग होता है, उसके लिए तुम लोग को फॉर्मूला भी लिखा चुके हैं, एटॉमिसिटी भी बता चुके हैं, वो सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है ना, वो सब बताया है ना प्रीवियस क्लासेस में। हेलो, यस सर। यस सर। चलो तो अब हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ही निकालना है तुमको, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम है 3 लीटर, इनिशियल प्रेशर इज 2 atm and final pressure is 6 atm। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, और ये बोला गया है फॉर ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस containing 2 moles, ठीक है, 2 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक है, ठीक है, आइडियल गैस कंटेनिंग 2 मोल्स, फाइंड चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, इस प्रोसेस के लिए तुमको चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है, कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो वो तुमको ग्राफ में इनफ एविडेंस है कि उससे तुमको आइडिया लग जाएगा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। और मोनो एटॉमिक दिया है तो सीपी और सीवी का वैल्यू यहाँ नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं, ऐसे तुम लोग को याद रहना चाहिए। मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताए थे तुम लोगों को, याद है बोलो, हेलो हेलो,
आवाज आ रही है? हेलो यस सर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर सर। आवाज तो आ रहा है। तो रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? हम पूछ रहे हैं कुछ मोनो एटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताया गया है, कितना बोले हैं लेने? 3। 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो सीपी और सीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सीवी होता है F/2R होता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3/2R। दैट मीन्स कि सीवी का वैल्यू हो जाएगा 1.5 आर। 1.5R। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो सीवी 1.5R हो गया तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। तो सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी हो जाएगा, तो आर में ऐड कर दोगे तो ये 2.5R हो जाएगा। तुम ये इनफैक्ट क्वेश्चन में नहीं भी दिया जा सकता, ठीक है। सिंपली ये अगर दे दिया तो तुमको अपने आप आइडिया लग जाना चाहिए कि मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा एफ का वैल्यू, तो उसके लिए सीपी ये होना चाहिए, सीवी ये होना चाहिए, ठीक है। अब चलो, क्वेश्चन तुमको दिया है, ग्राफ में इनफ एविडेंस है कि उससे तुमको आइडिया लग जाएगा कौन सा प्रोसेस है। चलो करो तो। ऑप्शंस हैं 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। देखो ये नियरेस्ट इंटीजर में तुमको बताना है, ठीक है। और ये सारे जूल में है, यूनिट जो है ये सारा जूल पर मोल, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी है ना, तो एंट्रोपी का जो यूनिट होता है ये तुम लोग को बता चुके हैं। एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल केल्विन होता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर से भी तो डिवाइड होता है ना, तो ऊपर तो हीट है, नीचे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यूनिट तो केल्विन हो जाएगा। तो हीट का जूल पर मोल में लिखते हैं और डिवाइडेड बाय केल्विन, तो जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा। तो ये नियरेस्ट इंटीजर मतलब किस कौन से इंटीजर का सबसे क्लोज वैल्यू आएगा वो तुमको बताना है। कौन सा प्रोसेस, ये बताओ तो, कौन सा प्रोसेस नजर आ रहा है? ये कुछ दिख रहा है क्या? किसी को कुछ समझ आया तो बताओ। सर आइसोथर्मल। क्यों आइसोथर्मल क्यों? सर क्योंकि P1 P2 इक्वल्स टू, P1 सर P2। क्योंकि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हाँ, क्योंकि ग्राफ अगर अच्छे से देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर तुम प्रोडक्ट निकालो P1 V1 का, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आ रहा है, देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। इनिशियल वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है और इस वॉल्यूम 1 लीटर पे जो प्रेशर है 6 ATM है, तो 1 लीटर इंटू 6 ATM करोगे तो ये 6 लीटर ATM आ गया। अब P2 में करोगे तो देखो, ये वॉल्यूम हमारा 3 लीटर है और उस समय जो प्रेशर है हमारा 2 ATM है, तो 3 लीटर इंटू 2 ATM, तो देखो दोनों साइड 6 लीटर ATM आ रहा है, यही आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे। तो अगर ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो ये कौन से प्रोसेस के लिए हम लोग लिखते हैं? ऑब्वियसली आइसोथर्मल के लिए, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया यहाँ से। तो ये जो हमेशा लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एक्सप्रेशन आता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हम लोग चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करते थे क्या था बताओ? डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आइसोथर्मल में? बोलो बोलो जल्दी। N into R ln V2 by V1। 2.303 R,
चलो 2.303 समझ, लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं 2.303 एन आर और लॉग log V2 by V2 by V1। तो यहाँ देख लो 2.303 n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2 मोल्स दिया गया ना। R का वैल्यू 8.314 और log क्या आ जाएगा यहाँ देखो तो log V2 by V1 है, तो V2 है हमारा कितना 3 लीटर और V1 है 1 लीटर, तो 3/1 करोगे। log 3 का वैल्यू तुम लोगों को आता है, जैसा बता चुके हैं log 3 का या कितना है, log 3 का वैल्यू बताओ तो कोई भी। 0.4 0.48 0.48, चलो 0.48, चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर लो इसको, यही जो आंसर आएगा ये हमारा जूल पर मोल केल्विन में आएगा। तो देखो कौन से इन चारों में से कौन से किसके क्लोज आ रहा है वैल्यू, मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। at 20, 20, ट्वेंटी आ रहा है। हेलो, 20 के क्लोज yes आ sir, रहा है 20 नहीं, ना। यस सर 20 आ 18, रहा है, एग्जैक्टली कितना आ रहा है। एग्जैक्टली 18 आ रहा है, 18 पॉइंट हाँ समथिंग। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसका नियरेस्ट इंटीजर तो 20 हो जाएगा ना, नियरेस्ट मतलब जो वैल्यूज गिवन है उसमें तुमको कंपेयर करना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें बताओ, यस सर, क्वेश्चन में किसी को डाउट है। चलो, ये डाउट नहीं है तो आप निकाल लोगे ना चेंज इन एंट्रोपी, अगर किसी भी प्रोसेस में तुम लोग से पूछा गया, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा ये प्रोसेस है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, वैसा नहीं रहेगा। क्वेश्चन तुमको खुद से पढ़ के समझना है कौन सा प्रोसेस है। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि आइसोथर्मल है या आइडियाबैटिक प्रोसेस है या आइसोकोरिक है या आइसोबारिक है, वो तुमको खुद आइडिया लगाना है। तो वो कैसे आइडिया लगेगा, वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, अपने आप कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया रहेगा जिससे कि तुम आइडेंटिफाई कर सको। जैसे यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ था P1V1 इक्वल टू P2V2, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ये कर्व है, क्योंकि आइडियाबैटिक में भी इसी टाइप का कर्व आता है कुछ, तो कर्व का नेचर देख के हम लोग वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे मिल गया P1V1 इक्वल टू P2V2, तो वो P1V1 इक्वल टू P2V2 किस केस में पॉसिबल है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तभी पॉसिबल है, तो इसलिए वो प्रोसेस क्या हो गया आइसोथर्मल। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, इसमें एक और चीज बच गया है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज। ठीक है, जब फेज चेंज हो रहा होगा तो उस समय हम लोग चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे। फेज चेंज समझते हो ना, फेज चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ठीक है, इस टाइप का फेज चेंज हो रहा होगा। फिजिकल स्टेट में अगर चेंज आ रहा होगा तो वहां पे कैसे करते हैं, तो तुम लोग ये पढ़े होगे, जब भी फेज चेंज हो रहा होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग अगर होता है या फिर लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन अगर हो रहा है, तो वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ये पढ़े हो। जब भी फेज चेंज हो रहा होगा तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या नहीं। हाँ या नहीं बताओ। यस सर, हाँ, तो ये तुम लोग पहले पढ़े होंगे, फेज चेंजेस जो होते हैं वो सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, फेज चेंजेस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी फेज चेंज हो रहा होगा उस समय टेम्परेचर जो है पूरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा हमारा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब यहाँ इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है हमको, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है,
और वो Q हो जाएगा। अब Q जो होता है फेस चेंज में हम लोग कौन सा यूज करेंगे? जैसे मान लो अगर तुमको ये दिया हुआ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालना है, एंट्रोपी कलर चेंज, चेंज कीजिए ना। कलर चेंज कर दे, नहीं दिख रहा है? नो सर। ये दिख रहा है? यस सर, ये देख रहे हैं। हाँ चलो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालना है। तो फ्यूजन मतलब क्या हुआ? ये हमेशा हम लोग मोलर एंट्रोपी की बात करते हैं, ठीक है, 1 मोल के लिए। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालना है मतलब जब फ्यूजन हो रहा हो, फ्यूजन कौन से प्रोसेस को बोलते हैं, कहाँ से कहाँ फेस चेंज हो रहा होगा बताओ? फ्यूजन मतलब कन्वर्जन किसका किसका हो रहा होगा, बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? हेलो, अब बोलोगे नहीं तुम लोग जल्दी? आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। फ्यूजन नहीं पता है तुम लोगों को? हाँ या नहीं, ये तो बता दो एटलीस्ट। फ्यूजन हम लोग सॉलिड से लिक्विड जब मेल्टिंग को ही तो फ्यूजन बोलते हैं। हेलो, Yes, sir. तो क्या ये सब चीज भी बताना होगा? ये सब तो बेसिक है, 9th 10th में ये सब पढ़ के ही आए हो, इसमें भी तुम लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो। फ्यूजन कौन से प्रोसेस को बोलते हैं? जब भी कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा होगा, मेल्टिंग वाले प्रोसेस को ही तो फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी हीट इन्वॉल्व होगा इसमें, सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट कराने के लिए, तो इसमें जो भी एनर्जी चेंज हो रहा होगा, हीट चेंज, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फ्यूजन क्या हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फ्यूजन ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू हीट चेंज। तो डेल्टा क्यू, तो हीट चेंज किसके बराबर होगा? तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन के बराबर ये हीट चेंज होगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा, ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा? जिस टेम्परेचर पे वो फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होगा। तो फ्यूजन, किसी भी सब्सटेंस का अगर फ्यूजन हो रहा होगा तो वो फ्यूजन जो होगा वो कौन से टेम्परेचर पे होता है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही होगा। बताओ, कोई भी सब्सटेंस अगर मेल्ट कर रहा होगा तो कौन से टेम्परेचर पे वो मेल्ट करेगा? मेल्टिंग पॉइंट पे करता है ना? नहीं। Yes, sir. हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो फिर से वही कर दो, होस्ट शिफ्ट करो। कर दिए सर। स्क्रीन अभी दिख रहा है? एक मिनट, हाँ आप बताओ, स्क्रीन विजिबल है? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो ये हम बोल रहे थे, जब जब भी फ्यूजन प्रोसेस होगा तो उस समय जो चेंज इन हीट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन मतलब चेंज इन एंथैल्पी फ्यूजन प्रोसेस के समय जो भी चेंज होगा, ठीक है। और जब भी फ्यूजन होता है तो कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा होगा तो वो हमेशा फ्यूजन प्रोसेस किस उस सब्सटेंस के कौन से टेम्परेचर पे होगा? मेल्टिंग पॉइंट पे ही होगा ना। कोई भी सब्सटेंस अगर
सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो वो कौन से टेम्परेचर पे जाता है? उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पे। समझ रहे हो बात? तो जो यहाँ पे टेम्परेचर तुमको लेना है फ्यूजन में, वो कौन सा टेम्परेचर लोगे? उस सब्सटेंस का मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट का। ठीक है, तो ये हो गया एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये फेज चेंज का। तो वेपोराइजेशन कौन से प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग? कौन सा लिक्विड से प्रोसेस? गैस। Changing of Liquid. liquid into gas. हाँ, तो लिक्विड से ये गैस जा रहा है। तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन अगर निकालना है तो इसमें फॉर्मूला डेल्टा एस वेपोराइजेशन दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो Q होगा वो डेल्टा एच हमको वेपोराइजेशन वाला लेना है डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज करेंगे ये कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दे रहा है कि फॉर ए लिक्विड डेल्टा एच एफ, ठीक है, ये दिया हुआ है 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, एंड मोलर एंट्रोपी चेंज of fusion, molar entropy change of fusion is 5.26 calorie per mole Kelvin. Find its melting point. चलो फटाफट बताना। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। 273 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 373 डिग्री सेल्सियस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। So 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस। आ ही गया होगा सबका, आई प्रेज्यूम। यस सर। सिंपल है, यहाँ पे किलो देखना, यहाँ पे यूनिट का बस ध्यान रखना। ये तुमको कैलोरी में दिया, ये किलो कैलोरी है, तो इसको भी तुमको कैलोरी में बदलना होगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितने कैलोरीज हो जाएंगे? 1000 कैलोरीज। ठीक है, बस यही चीज का अंतर है। और तुम्हारा समझ रहे हो ना बात? और जो टेम्परेचर आएगा वहां पे तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट आएगा तुम्हारा केल्विन में। यहाँ पे ऑप्शन सारे पूछे गए हैं तुमको डिग्री सेल्सियस में, तो फिर केल्विन को तुमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना होगा। वैसे ही किया हो ना? Yes, sir. चलो तो सॉल्व कर लेना। 0, किसी को पूछना है ये क्या? हेलो, किसी को पूछना है? नो सर। चलो चलो, नहीं पूछना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है फाइंड डेल्टा एस, और ये डेल्टा एस तुमको निकालना है जूल पर ग्राम केल्विन में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, जूल पर मोल केल्विन नहीं है, जूल पर ग्राम केल्विन में तुमको फाइंड आउट करना है, इसलिए यूनिट ध्यान रखना। फॉर कन्वर्जन ऑफ
1 gram ice to water at 273 Kelvin and 1 atm pressure. If delta H fusion वाटर का दिया गया है 6.025 किलोजूल पर मोल केल्विन, ठीक है। चलो, और इसमें ऑप्शंस हैं 4। पहला है 1.226, दूसरा है 12.26, तीसरा है 26 और फोर्थ है 0.1226। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है और ये सभी का यूनिट वही है, जूल पर ग्राम केल्विन में तुमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हो गया? हेलो, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो गया किसी का? किसी का हुआ? आंसर आया किसी का? बना रहे हो या नहीं तुम लोग? हेलो, Sir, 1.226. 1.226 ऑप्शन 1। देखो एक्चुअली सिंपल सा चीज है। पहले तुम देखो, डेल्टा एच एफ जो है तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये दिया हुआ किलो जूल पर मोल केल्विन में, तो इसको जूल पर मोल केल्विन में लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। तो ये देखो, ये हमारा आ गया 6025 जूल पर मोल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैसे केल्विन दे दी,
किलो जूल पर मोल है ये सिंपली, ये केल्विन ही होगा ना, एंथैल्पी है ना, तो ये जूल पर मोल में आ गया। अब देखो जब हम लोग एंट्रोपी निकालते हैं डेल्टा एस, तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन अगर निकालना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन पे फ्यूज करता है, तो ये आ जाएगा हमारा 05 6025 जूल पर मोल। जूल पर मोल और नीचे है डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। तो ये जो आया है हमारा, ये मोलर एंट्रोपी है, समझ रहे हो, जूल पर मोल केल्विन में, हमको जूल पर ग्राम केल्विन में चाहिए, ठीक है। तो और ग्राम कितना है, मास हमारा आइस का कितना है, 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो ये 1 मोल के लिए, 1 मोल मतलब 18 ग्राम। वाटर का 1 मोल बोलने का मतलब कितना हुआ, 18 ग्राम के लिए, है ना। Yes, हेलो, sir. तो Yes, sir. 18 ग्राम के लिए ये एनर्जी है 6025 जूल बाय 273 केल्विन, जो है ये 18 ग्राम के लिए। तो हमको 1 ग्राम के लिए चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये 6025 जूल डिवाइडेड बाय 18 और इंटू 273, और ये जो यूनिट आएगा हमारा, ये आ जाएगा जूल पर ग्राम केल्विन में। समझ रहे हो बात। तो ये मोलर एंट्रोपी चेंज था, मतलब 1 मोल के लिए, 1 मोल मतलब वाटर का 18 ग्राम के लिए। अगर 1 ग्राम के लिए पूछा गया है, तो 1 ग्राम के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर लो, देखो क्या आ रहा है, डिवाइड करने पे जो भी आएगा वही आ जाएगा आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट है, 1.226। आ गया सबका। हेलो, अगली कैलकुलेशन। Yes, sir. आ गया. चलो, तो ये था एंट्रोपी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हम लोग को देखना था, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी भी हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एक लास्ट टर्म ही बच गया है, बाकी एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी ये सारा खत्म हो गया। लास्ट एक टर्म बचा हुआ है सिर्फ, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी सुन रखे हो पहले से भी, अब इसको हमको डिटेल में करना है, गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, तो एक्चुअली ये गिब्स जो है ना, ये साइंटिस्ट का नेम था, तो उसी के नेम पे रखा गया है, जो चीज जो इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, फ्री एनर्जी, तो उसके नेम पे रख दिया गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको डिफाइन क्या किया गया है कि ये एक्चुअली जो है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, जैसे बाकी सारे हम लोग टर्म्स पढ़े हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, उसकी जैसा है बिल्कुल, ठीक, मतलब प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे मैच करते हैं। इसको डिफाइन, डेफिनेशन पहले लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी अवेलेबल, it is defined as the energy available in the system for conversion into useful work, ठीक है। तो कितना सिस्टम में एनर्जी अवेलेबल है, अवेलेबल एनर्जी कितना, फ्री एनर्जी बचा हुआ है, ताकि उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। और ये यूजफुल वर्क होता क्या है, नॉन एक्सपेंशन वर्क, ठीक है, अदर देन प्रेशर वॉल्यूम वाला जो वर्क है, उसके अलावा जो अदर वर्क होता है उसको हम लोग यूजफुल वर्क बोलते हैं। नॉन एक्सपेंशन वर्क में करने के लिए कितना बचा हुआ है, उसी को बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि
अरे कब से ये कटा हुआ है? आवाज नहीं आ रहा था क्या तब से? नहीं सर, आ रहा था। अभी जस्ट हुआ था ये। यस सर। पता नहीं नेटवर्क क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है। दिख रहा है क्या अभी स्क्रीन? यस सर। हाँ चलो, ये गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन किया गया है कि कितना एनर्जी सिस्टम में अवेलेबल है ताकि उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके। यूजफुल वर्क एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, ये नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है। ठीक है, नॉन एक्सपेंशन वर्क अदर देन प्रेशर वॉल्यूम वाला जो वर्क होता है ना, उसके अलावा जो वर्क है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना अवेलेबल एनर्जी बचा हुआ है, उसी को गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है। तो डेल्टा जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। ठीक है, और ये यूजफुल वर्क जो है ये नॉन एक्सपेंशन वर्क होना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क है वो वर्क नहीं है, उसके अलावा नॉन एक्सपेंशन वर्क को हम लोग यूजफुल वर्क बोलते हैं। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला जो टर्म है ना, बाकी अदर टर्म्स के तरह ही है कि इसका फीचर्स जो होगा, जैसे ये भी गिब्स फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वही होता है ना स्टेट फंक्शन। हेलो, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, स्टेट फंक्शन है मतलब पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब मास पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, हाँ एक और चीज है कि गिब्स फ्री एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो चीज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं वो क्या है? डेल्टा जी। ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। फिर डेल्टा जी अगर साइक्लिक प्रोसेस का हम लोग देखें तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बाकी अदर अदर टर्म्स जो पढ़े थे उन सब में भी ये देख चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट ये नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? हेलो, लिख लिया उसको? लिख चुके हो? यस सर, लिख लिया। चलो, तो अब एक्चुअली में देखो गिब्स फ्री एनर्जी कैसे हमको स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है। क्योंकि स्पॉन्टेनिटी देखो, स्पॉन्टेनिटी हम लोग दो टर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्टेनिटी के लिए जो डेल्टा एच होना चाहिए वो लेस देन 0, और डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी चेंज जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन वो दोनों में क्या प्रॉब्लम था कि वो दोनों कंडीशंस में ये था कि वो सारे प्रोसेसेस के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि उसमें बहुत सारा एक्सेप्शंस भी आ रहा था। तो जब उन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से जो डेल्टा जी का साइन आएगा, ठीक है, डेल्टा जी उन दोनों को रिलेट करता है, उन दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल जो है क्राइटेरिया बताता है, जो कि हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या है? तो जैसे G इज इक्वल टू ये है H माइनस टी एस। ठीक है, तो ये रिलेशन है, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। G हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, H हो गया एंथैल्पी, T हो गया टेम्परेचर, और S क्या हो गया यहाँ पे? एंट्रोपी। समझ रहे हो बात? हेलो, यस सर। जब लिखेंगे तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस के लिए टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब भी केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करोगे तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर
मोस्ट प्रोसेसेस या मोस्ट रिएक्शंस। बात समझ रहे हो? हेलो, ठीक है। समझ आया? हेलो, Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है। चलो, तो ये रिलेशन ध्यान रखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसी रिलेशन को यूज करके हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हैं। कैसे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड किया जाता है वो देखते हैं हम लोग। तो देखो, यहाँ पे है स्पॉन्टेनिटी का एक फाइनल क्राइटेरिया बता रहे हैं डेल्टा जी के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइन, ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ डेल्टा जी, ठीक है। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल्टा जी अगर 1 से बड़ा हो गया, सॉरी 0 से बड़ा हो गया, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन किसी भी प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये स्पॉन्टेनिटी का फाइनल क्राइटेरिया है। अगर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हमको डिसाइड करना है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस हम लोग वो नहीं देखेंगे, डायरेक्टली डेल्टा जी का सिंबल देखेंगे, डेल्टा जी का साइन देखेंगे, सॉरी। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव मतलब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया इतना बात? समझ में आया? हेलो, बताओ। Yes, sir. आ गया. चलो, तो अब देखते हैं हम लोग कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस पे ये कैसे डिपेंड कर रहा है। स्पॉन्टेनियस अगर डेल्टा जी को नेगेटिव करना है अ, या पॉजिटिव करना है, तो वो ऑब्वियसली इन दोनों के साइन पे भी तो डिपेंड करेगा ना, डेल्टा एच के साइन पे और डेल्टा एस के साइन पे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको। डिपेंडिंग ऑन द साइंस ऑफ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस, क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो भी साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो डेल्टा एस का ही आएगा, ठीक है, कि टेम्परेचर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। चलो, तो इसमें पहला केस हम लोग लेते हैं, व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर नेगेटिव। बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हेलो, हेलो, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. चलो, आज इतना ही रखते हैं इसको, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एक काम आ गया। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लियो ना तुम लोग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारे केसेस डिस्कस करेंगे। लिख लियो यहाँ तक ना? Yes, sir. चलो चलो, तो आज रखते हैं इतना ही, करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Thank you, sir. चलो ठीक है, थैंक यू।